तो हम लोग इस बुक में काफ़ी आगे आ गए हैं। हालांकि देखा जाए तो 36 चैप्टर्स है, ओनली वॉल्यूम 1। और अगर वॉल्यूम 2 देखेंगे हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, दैट्स 65 चैप्टर्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 37। सो ये 65 चैप्टर्स का बुक है। इट्स लाइक 30-30, राइट, ईच वॉल्यूम। सो हमने टेक्निकली बुक का 1/6 कंप्लीट किया है। अगर हम रियल सेंस में प्रभुपाद लीलामृत की बात करें, 1/6 कंप्लीट किया है अभी, राइट। सो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। बट चैप्टर 1 में हमने देखा प्रभुपाद के चाइल्डहुड के बारे में, उनके माता पिता, फिर उनके कॉलेज, गांधी आंदोलन, उनकी शादी हुई, फिर उनके गुरु से उनका परिचय हुआ, फिर उनकी दीक्षा हुई, फिर गुरु के जाने के बाद गौड़िया मठ की हालत, फिर धीरे धीरे वो गॉड ब्रदर्स के साथ छोटा मोटा प्रयास कर रहे थे। फिर झांसी में उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, बट देन दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। और न्यू दिल्ली वाज हिज रियल फेज ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट्स एज अ वानप्रस्थ मैन विदाउट फैमिली। और अभी हम चैप्टर 9 में आ गए हैं, और चैप्टर 9 एक लंबा चैप्टर है। फिर भी इसका 50% कंप्लीट हो गया है हमारा आज के डेट में। आप लोग एक एक करके कंट्रीब्यूट करोगे कि हम लोग परसों क्या डिस्कस कर रहे थे? रासलीला के बारे में डिस्कस करें। सॉरी, फिर से बोलिए। रासलीला के बारे में डिस्कस करें। रासलीला? कुछ क्यों? नहीं। वो कुछ आउट ऑफ टॉपिक होगा। प्रभुपाद लीलामृत में हम लोग कहाँ थे? अच्छा। प्रभु हरे जी कृष्णा डॉक्टर प्रभु जी। प्रभाकर मिश्रा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, उन्होंने बुलाया था बॉम्बे। गुड। मुंबई हाँ। गए। जी, फिर बाद में वो वहां से कानपुर गए। मुंबई में भी बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, मतलब कानपुर। अ, वेरी गुड, जी। कानपुर। और कानपुर। और अभी वो देख रहे हैं कि वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से प्रचार करना चाह रहे हैं वो तो वो उस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं, ये आ रहा है कि अब मैं अपने गुरु की जो वाणी है उसका पालन करने के लिए अब वो विदेश जाने के बारे में सोचना सोचना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने कि मुंबई में भी उन्होंने देखा कि जिस तरह से लोग वहाँ के जो भी महाराज थे वो उस तरह से भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे थे, उस तरह से लोगों को नहीं बता रहे थे जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है, जो भगवत गीता और भागवतम में लिखा हुआ था वो कुछ और ही बता रहे थे लोगों को, जो कि हम्म। सही उस तरह से ऑथेंटिक नहीं था, मतलब। जी। फिर वो वापिस आ गए, मतलब अब फिर वो कानपुर गए, अब कानपुर का उनका शुरू हुआ है, मतलब। थैंक यू सो अ, मच मीता जी, थैंक यू। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद एक होमलेस व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक खत लिखते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ समझाया था उनको। अब हम लोग इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इन द 1930s, नेहरू फैमिली ने, आपको याद होगा बुक में आया था, 1930s में जब अभय की प्रयाग फार्मेसी चल रही थी, तब CR मोतीलाल नेहरू, मतलब उनके जवाहरलाल नेहरू के पिता, और वो दोनों आए थे वहां पर फार्मेसी खरीदने। ओह, ऊपर चला। एंड अभय उसी हिसाब से उनको एड्रेस करते हैं कि हम लोग मिले थे एक बार। और जिस तरह से गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, वो नेहरू को भी बोलते हैं कि अब आपकी जो एज होगी आपको पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए, और आप पूरे दुनिया के सामने एक उदाहरण दीजिए। पूरा दुनिया आपको एडमायर करता है, आप दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर है। और अपना आगे का जीवन जो है लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हुए एक स्पिरिचुअल लाइफ बिताइए। और ऐसा नहीं कि वेस्टर्न साइंस को नकार दो, बट मेक अ रियल एडजस्टमेंट ऑफ इट। उसका जो रियल यूज होना चाहिए, कंबाइंड विद इंडियन वे ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, वैसे आप यूज करिए। ऐसा एक लाइफस्टाइल आप जिए। तो गांधी जी की तरह ही नेहरू का लेटर भी अनआंसर्ड चला गया। तो प्रभुपाद के ना बॉम्बे में कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, बिजनेस बोलिए या पहले प्रचार बोलिए या अभी हाल ही में वो गए थे। कोई पुराने कभी उतना अच्छे से वर्णन नहीं है, बट एक कॉन्टैक्ट थे, मिस्टर हर बंसल। ये एक मकान मालिक थे, और अभय को बोला था कि आप कभी भी मेरे पास आओगे तो मैं आपको जगह रहने की दे दूंगा। तो जब प्रभुपाद 62 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो जाते हैं उनके पास, और उनको पता चलता है कि वो तो विदेश चले गए हैं। तो उनको ये पता चला कि वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, कुछ कल्चरल मिशन के लिए गए हैं। कुछ उनका होगा,
कोई आइडियोलॉजी प्रमोट करना है, तो इसके लिए वो विदेश में अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने गए हैं। तो इस मोमेंट पे उनको फील हो कि क्या क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ आइडिया सोचूं। ये व्यक्ति काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए भी वो वहां जाने का सोच रहा है, यहाँ पे कुछ तो कमी है। हम लोग हमारी माइंडसेट इन 1950s में ये थी, अभी अभी आज़ादी मिली है, तो हम लोग बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे और हमारी प्रायोरिटीज बहुत चेंज हो गई थी। वी वर नॉट एज पैशनेट टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, वी वर मोर लीजर, इनटू लीजर मोड, आराम मोड में घुस गए थे हम लोग। तो अभय को पता था कि बहुत सारे वेस्टर्न लोग रेस्पेक्ट करते हैं इंडियन कल्चर की, और उन्होंने सुना था कि जर्मनी स्पेशली एक ऐसा देश है जहाँ पर फिलॉसफी और गॉड, स्पेशली गॉड फिलॉसफी की काफ़ी सराहना होती है। और फ्रांस एक ऐसा देश है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ जो बुक में नहीं लिखा है, ये प्रभुपाद को बाद में पता चलता है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो, जहाँ ना, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, हर देश का एक अलग कल्चर होता है। जैसे कि इंडिया या कोई दूसरा रैंडम देश, वहां पर एक 15-16 साल का लड़का कितना ही नॉलेजेबल होगा, 14-15 साल का लड़का, उसमें थोड़ा बहुत बचपना होगा ही, है ना, वो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाएगा। उसको मम्मी खाना दे दो, या कौन सा गेम खेलना है, कौन सा मैच आ रहा है, इतना ही पता है। लेकिन फ्रांस में 14-15 साल का बच्चा बहुत हाई लेवल का फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करने का कैपेसिटी रखता है। वहां का एजुकेशन सिस्टम वैसा ही था उस जमाने में। और स्पेशली यहाँ जर्मनी की बात हो रही है, जर्मनी के लोग फिलोसॉफिकल थॉट्स को बहुत वेलकम करते थे, वो वहाँ की ऑडियंस उस टाइप की थी। सो प्रभुपाद को लगा कि आई थिंक दैट पीपल नीड दिस इंडियन मैसेज इन दिस आवर ऑफ नेसेसिटी, व्हेन द एटॉमिक बॉम्ब इज हवरिंग ओवर द हेड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उस समय पूरे दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब का एक रेस चल रहा था। यूएस ने बनाया वर्ल्ड वॉर 2 के समय ओपेनहाइमर, तब तक जर्मनी हार गया था, तो उन्होंने जापान के ऊपर छोड़ दिया, फॉर वॉट एवर राइट और रॉन्ग रीजंस। जापान भी इतना ढीठ था कि जापान के साथ जब तक ये होता नहीं ना, एक बार नहीं 2 बार करना पड़ा, तब जाके भी बहुत समय लगा उनको मानने के लिए, सरेंडर करने के लिए। जापान इतना फाइटिंग स्पिरिट रखता था। और उसके बाद यूएसएसआर ने भी धीरे धीरे फटाफट डेवलप कर लिया, फिर चाइना की बारी आई, फ्रांस ने किया, यूके ने किया, और चाइना की मदद से पाकिस्तान ने भी कर लिया। इसराइल आज तक एडमिट नहीं करता, बट इसराइल के पास भी है। और फिर लास्ट में जाकर जो है इंडिया ने भी इसको बहुत सीक्रेटली अचीव किया। बट 1950s की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। आपको याद है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर हुआ था। कोल्ड वॉर मतलब नॉट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट चला था, रेस, आर्म्स रेस, स्पेस रेस, प्रॉक्सी वार्स, वियतनाम वार बोलिए, या क्यूबा में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ वो बोलिए। तो बहुत कुछ चल रहा था। द वर्ल्ड वॉज वेरी अनस्टेबल इवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सो प्रभुपाद को लगा दिस इज द टाइम आई शुड गो टू द फॉरेन नेशंस। तो हालांकि जो हरबंसल है, वो विदेश तक उनका लेटर पहुंच नहीं पाया कुछ कारणों की वजह से, प्रभुपाद को पता चला। और अब प्रभुपाद के देखिए, अब प्रभुपाद का मेंटालिटी देखिए, वांटिंग टू गो टू द वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। अब प्रभुपाद बेचैन हो गए थे कि इंडिया से तो कुछ नहीं होना। और यू सी इट्स 1958, he goes in 1969, it's still a long 10-year period left before he goes to America. So you see the struggles he'll endure in this period. अभय अपने एक गुरु भाई हैं कृपा सिंधु नाम के, उनके पास जाके मदद मांगते हैं। कृपा सिंधु का इंटरव्यू लिया जाता है फ्यूचर में। वो बोलते हैं ही केम टू माई हाउस, ही आस्क्ड मी कि मुझे अमेरिका जाने की मदद चाहिए। उन्होंने मुझे अपने बैक टू गॉडेट्स दिए कुछ कुछ, और उन्होंने बोला कि तुम जिन लोगों को जानते हो जो पैसों की मेरी हेल्प कर सकते हैं, उनको ये दिखाओ, उनको मेरी बात समझाने की कोशिश करो। और मैंने कोशिश करी। मैंने अभय बाबू को एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हेमराज खंडेलवाल से मिलवाया, और हम तीनों बैठे, और उस व्यक्ति का लास्ट में फील हुआ कि वो हेल्प करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो बॉम्बे के ये डेवोटी है ना, तो बॉम्बे में जो गौड़िया मठ है, उसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो अक्सर आते हैं और हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। दिस नेम यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट, मिसेस सुमति मोरारजी।
ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसकी हेड है? स्किंडिया स्टीमशिप लाइंस, मतलब ये एक जहाज की कंपनी है। ठीक है। और अभय उनसे मिल नहीं पा रहे थे, थोड़ी मतलब नॉट सो अवेलेबल लेडी थी वो। हालांकि वो उनके एक एम्प्लॉय से मिलती है जो इस कंपनी के डेप्यूटी मैनेजर है। और अभय थोड़ा सरप्राइज हुए कि ये बहुत रेस्पेक्टफुली उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पेक्टफुली बात करना एक सरप्राइजिंग चीज़ हो गया अभय के लिए। इतना वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उनको जिस तरह से ट्रीट करके कि कोई सीधा साधा साधु होगा, राइट। सो क्या होता है ना, जैसा मालिक होता है वैसा ही उनके नौकर चाकर होते हैं। तो अगर मालिक, उनको पता है कि मालिक बहुत रेस्पेक्टफुल है, मंदिर जाती है, डेवोटीज को रेस्पेक्ट करती है, तो वो लोग भी वही करेंगे। सिंपल सी बात है। और मैं, ये तो 1950s है, आप छोड़ दीजिए इस बात को। मैं आपको 2025 की बात बोल रहा हूँ। इन टीयर 1 सिटीज ऑल्सो, कोई व्यक्ति अगर साधु संत का भेष में घूम रहा होता है ना, तो उसको पहले सस्पिशियस नजरों से देखा जाता है और बाद में रेस्पेक्टफुल नजरों से देखा जाता है। और इसमें बॉलीवुड का रोल पहले आता है, फ्रॉड बाबा का रोल बाद में आता है। फ्रॉड बाबा के किस्से कुछ गिने चुने होंगे, और बहुत सारे होंगे, तो वो तो हमारी गलती है, हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। हम लल्लू चप्पू के मतलब झांसे में पड़ जाते हैं। हमको शास्त्र में भरोसा नहीं, हमारे सामने कोई मैजिक कर देगा, आलू डाल के सोना निकाल देगा, तो हम उस चीज के हम फैन हो जाएंगे। लेकिन ये एकदम सच है। आज की डेट में साधु को कोई पहले सस्पिशियस नजरों से देखता है, अजीब सा कोई फ्रॉडस्टर होगा, बाद में रिस्पेक्ट आता है। बट एनीवेज, कंसिडरिंग अभय अ जेन्युइन साधु, द एजेंट ऑफर हिम 50% कंसेशन। मतलब उनको पता चला कि, ओके 1 सेकेंड, इस एम्प्लॉय ने प्रभुपाद को इंडिया से यूएस जाने वाला एक वॉयज होगा, एक एक जहाज जाएगा, उसमें 50% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। उसमें जो टिकट लगता है, और लिख कर दिया कि आपको ऐसा एक टिकट दिया जाएगा। और प्रभुपाद इमीडिएटली अपना पासपोर्ट और वीज़ा अरेंज करने का तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन आधा पैसा भी वो जुटा नहीं पा रहे हैं। जो उनको, मतलब 50% डिस्काउंट दे दिया, तो आधा पैसे देने के, उसका उतना भी वो चुका नहीं, मतलब अरेंज नहीं कर पा रहे, बिकॉज ही इज होमलेस, ही इज पेनीलेस, राइट। बट अच्छा, अब 1956 आ गया है। सो अच्छा, ये पुरानी बात है, अभी तो हम 1958 में है हमारी स्टोरी। 1956 की बात है, जब वो दिल्ली में स्ट्रगलिंग थे, होमलेस थे। और अब वो 2 साल वृंदावन से आना जाना करते करते देख पा रहे हैं कि अभी तक उनकी हालत ठीक नहीं हुई है। शायद कृष्णा की इच्छा नहीं है कि वो इस तरह से कुछ प्रयास करे। शायद कृष्णा की इच्छा ये है कि गो टू द वेस्ट एंड प्रीच, देयर ही वुड श्योरली मीट सक्सेस। तो कोई आम व्यक्ति होता तो सोच सकता कि मैं सब घर बार और पैसा और अपना बिजनेस और सब छोड़ के भगवान का हेल्प कर रहा हूँ, और भगवान इतना क्रूर, इतना लालची, इतना एटीट्यूड कि मेरे मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो छोड़ो ये सब। हम भी कर लेंगे वापस शादी, और हम भी वापस एक सांसारिक फैमिली मतलब लाइफ बिताना शुरू कर देंगे। प्रभुपाद ने इसको पॉजिटिवली लिया कि शायद कृष्णा मेरे लिए कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो अब 62 ईयर्स ओल्ड के अभय वापस वृंदावन लौट के आ रहे हैं। लेकिन अब जो है उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है। अभी उनको, उनका प्लानिंग चल रहा है कि वो कैसे अमेरिका जाने की तैयारी करे। ठीक है। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि एक बार बस अमेरिका पहुंच जाए प्रभुपाद इस कहानी में, बस उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। बट इवन दिस हैपेंस, माया स्टोर, इवन आफ्टर गोइंग देयर, प्रभुपाद को बीच बीच में सेकंड थॉट्स आते हैं कि शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे प्रचार लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो आते थे वापस घाट तक चेक करने की कोई वॉयज इंडिया जाएगा क्या। कई बार आए इंफॉर्मेशन लिया, अच्छा इस दिन आएगा, इतने बजे आएगा, इंफॉर्मेशन लेके चले गए, लेकिन जिस दिन जहाज आता था वो वापस आते नहीं थे। फिर महीना भर बाद आके पूछते थे अब नेक्स्ट कब वॉयज जाएगा, इंफॉर्मेशन लेके चले जाते थे, लेकिन जिस दिन जहाज आता है उस दिन वो आते नहीं है। फिर ऐसे कुछ कुछ बार फिर वहां के स्टाफ ने ही बोल दिया कि स्वामी जी आप हमेशा पूछते हो कि जहाज कब आएगी, लेकिन आप कभी भी चढ़ते नहीं हो जहाज में। तो प्रभुपाद भी हंसने लगे, वो समझ गए कि मैं कितना ही मिस करूं इंडिया को, मैं मुझे यहीं पे रहना है अल्टीमेटली। मेरा अंतरात्मा का इच्छा है कि मुझे यहीं पे रहना है, मुझे अपना गुरु का मिशन कंटिन्यू करना है। ठीक है। सो एनीवेज, और
वृंदावन आकर उनको हमेशा बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि बहुत देर तक घूमकर अपने घर आ गए। ही एंजॉयड डीप पीस। आउटसाइड हिज विंडो देयर वाज द सेक्रेड यमुना रिवर। और वो पूरा हमने डिस्कस किया ही है, वो वृंदावन का एक बहुत ही सुंदर नेबरहुड था। तो हम आगे बढ़ते हैं। उनकी एज इतनी हो गई है कि वो 62 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको ऐसा लग रहा है कि उनका काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। उनको जो मिशन था गुरु का, अभी तक उन्होंने कुछ शुरुआत भी नहीं की है ठीक से। लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंट फील होता था। उनका विजन था कि एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बनेगा। और ये एक मात्र सपना नहीं था। उनके पास कोई प्लान नहीं था, लेकिन उनको पता था कि ये उनकी ड्यूटी है, यही उनको करना है, उनके आखिरी सांस तक यही करने का प्रयास करना है। और अपने बैक टू गॉडहेड के लिखने लिखते लिखते वो उसमें मेंशन करते थे कि उनके गुरु सारे आचार्यों का क्या इच्छा था कि चैतन्य महाप्रभु का मैसेज पूरे विश्व में फैले। पूरा विश्व हरिनाम ले, गौरांग महाप्रभु का नाम ले। और एज सुन एज पॉसिबल ही शुड गो टू द वेस्ट। उनको ये अब क्लियर समझ में आ गया था। इस ये वन ऑफ द ऑप्शन ही था, ये उनका नेक्स्ट स्टेप था जो उनको लेना है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। अभय लिव्ड फ्रूगल इन वृंदावन। अभय जो है वृंदावन में बहुत सिंपल रहते थे। और वो एक एक खर्चे और एक एक कुछ अगर मिल भी जाता था उनको ऐसा साधु, उसका एग्जैक्ट अकाउंट रखते थे। ही केयरफुली केप्ट अ लेजर। और भले ही वो छोटा मोटा सामान खरीदते हैं, जैसे कि थोड़ा दूध, सब्जी और चारकोल, पहले तो कोयले से आग लगाते थे, ठीक है, और छोटा मोटा बस राइड्स कर लिया, या कोई मेजर एक्सपेंडिचर मतलब पोस्टेज, बुक्स बुक्स को ट्रांसफर करने का, लेटर्स भेजने का। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद पैसे के बहुत पक्के थे, और यही होना चाहिए। और प्रभुपाद ही वो है जो बोलते थे कि कभी भी किसी पे ब्लाइंडली पैसे के मैटर पे ट्रस्ट नहीं करो, भले ही वो कोई डेवोटी हो। रिमेंबर दैट। कोई सॉफ्ट कॉर्नर मत रखना, अरे ये तो भक्त है, ले जाओ, जा जाओ और ले लो, और उधारी चाहिए और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये सब नहीं है। पैसे के मामले पे किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। क्लियर? प्रभुपाद इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ मनी। माई मदर सेज पैसा बहुत खराब चीज होता है, एक्चुअली अच्छा होता है, बट हम इंसान खुद खराब है और सबको अपने साथ खराब कर देते हैं। ये पैसा दो अच्छे रिलेशंस के बीच में एक बाधा डाल सकता है, रिलेशन खराब करने का ताकत रखता है, भले ही वो 10 रुपए का हिसाब हो या 10 लाख का हिसाब हो। राइट। सो प्रभु, ये मैं आपको पैसे का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ। हमारे पास पैसों का हिसाब होना चाहिए, और पैसे के साथ हमेशा ट्रस्ट को अटैच करके रखना है। कोई भी चीज़ ब्लाइंड डिसीजन में नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रभुपाद एक तरह से देखा जाए तो अकेले हैं। हालांकि ऐसा हम बोल नहीं सकते, उनके साथ हमेशा उनका गुरु है, और भगवान तो स्वयं है ही। बट प्रभुपाद अब जो है फिजिकली अकेले हैं, और वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, और वो अपने ही फ्री टाइम में एक बंगाली पोयम कंपोज करते हैं, वृंदावन भजन। और इसको अगर हम पढ़ के देखेंगे, इसकी बंगाली में लिखा बट इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि आई एम सिटिंग अलोन इन वृंदावन धाम। आई कैन सी टाइम हो गया, विल एंड ऑफ दिस पोएम। I am sitting alone in Vrindavan Dham. In this mood, I am getting many realizations. I have my wife, divorce तो नहीं लिया ना अभी तक legally. I have my sons, daughters, grandsons, everything. मतलब प्रभुपाद को शायद खबर मिली होगी कि उनके बच्चों ने शादी की और उनके बच्चे हो गए जिनसे वो मिल नहीं पाए। बट आई हैव नो मनी, सो दे आर अ फ्रूटलेस ग्लोरी। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई भी मुझसे आकर्षित नहीं है। कृष्णा हैज शोन मी द नेकेड फॉर्म ऑफ मटेरियल नेचर। कृष्णा ने मुझे कवर्ड नहीं, जो रियल नेकेड पिक्चर कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है दिखा दी है। और उनके स्ट्रेंथ की वजह से ये दुनिया मेरे लिए टेस्टलेस हो गई है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम शनय। आई ग्रेजुअली टेक अवे द वेल्थ ऑफ दोज अपॉन whom आई एम merciful। ठीक है। Everyone has abandoned me, seeing me penniless. Wife, relative, friend, brother, everyone. This is misery, but it gives me laugh. I sit alone and laugh. In this Maya Sansar, whom do I really have? Where have my loving father and mother gone now? Where are all my elders who were my own people, my own folk? Who will give me news of them? Tell me who.
एंड ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ दिस फैमिली इज अ लिस्ट ऑफ नेम्स। अब बस नाम रह गए कि हमारे परिवार में ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, बस नाम, ना इंसान ना कुछ। एज द फ्रोथ ऑन द सी वाटर मिक्सेस अगेन इन द सी, जैसे समुद्र के पास जो पानी होती है वो वापस लहरें ले जाती है, माया संसार प्लेस जस्ट लाइक दैट। नो वन इज अ मदर और फादर ऑफ पर्स और पर्सनल रिलेटिव, जस्ट लाइक द सी फॉर्म दे रिमेन फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये सच है, ये पोयम नहीं, ये साइंस है एक्चुअली, मैं ये बोलूंगा। ठीक है। और बॉडी जो है 5 एलिमेंट का बना है, इसको डिस्ट्रक्शन होना ही है, जैसे ये बना वैसे ये चला जाता है। और कितने बॉडीज आए और कितने बॉडीज में हम चले गए, और हमारा रिलेशन खाली उस टेम्पररी लाइफ तक रह जाता है। 84 लाख योनियों में 84 लाख माँ, 84 लाख बाप, 84 लाख पति या पत्नी, 84 लाख बच्चे, क्या बड़ी बात है। बट एवरी वन इज योर रिलेटिव ब्रदर ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। दैट रिलेशनशिप कैन नॉट बी टिंच्ड बाय माया। सुप्रीम लॉर्ड इज द सोल ऑफ एवरी वन, super soul. In relation to him, everyone in the universe is the same. All your relatives, brother, all billions of jivas. When seen in relation to Krishna, all are in harmony. Forgetting Krishna, when we try to get sense gratification, matlab, without Krishna, you can enjoy life. But we want to enjoy life without Krishna, and that is the only reason we are suffering. The only reason. It's not that we want to enjoy life that is wrong, but we want to enjoy without Krishna. And as such, he is grasped by Maya. अक्टूबर के महीने में दिल्ली जाते हैं तो उनको कविराज वैद्यनाथ सरकार से एक डोनेशन मिलती है, एक अच्छी डोनेशन मिलती है, जिससे वो 1,000 कॉपीज बैक टू गॉडेड का प्रिंट कर पाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और अक्टूबर 20 को उन्होंने डोनर के नाम के साथ एक बड़ा बैक टू गॉडेड इश्यू किया। 2 साल में पहली बार अभय के पास इतना फाइनेंस है कि वो इश्यू कर सके। फिर एक और डोनर मिला, सुबोध कुमार कपूर, ये रामलाल कपूर एंड सन्स एक बड़ी फर्म थी उस समय। उन्होंने सरकार जी का एग्जाम्पल लेते हुए डोनेट किया और 1,000 कॉपीज अगले महीने नवंबर के इश्यू के लिए। ठीक है। सो दान देना चाहिए ताकि और लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिले, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि दान आपके तरफ से गुप्त हो, आप किसी परिवार वाले के नाम पे कर दो भले। राइट। द फ्रंट पेज आर्टिकल इन नवंबर इश्यू वॉज ट्रूथ एंड ब्यूटी। तो चलिए, यहां से जो होगा इसको हम अगले मंडे से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर। हरे कृष्णा। एनीवन हैज अ डाउट? श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभु, ये जो लास्ट डोनर का नाम था, ये डोनर का नाम क्या था? अभी अभी आया था ना, एक से हाँ, एक सुबोध कुमार कपूर। क्या? सुबोध कुमार कपूर। सुबोध कुमार कपूर। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब कोई नाम आता है और मैं बोल दूं ये नाम आपको याद रखना है, जैसे कि सुमति मुरारजी, तब आप ध्यान दीजिएगा। सुमति मोरारजी तो याद रहेगा, माता हमारी माता जी का नाम सुमति है ना, इसलिए याद रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही सही बात। ठीक है। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हाँ, बैक टू गॉड हेड में मतलब एक्चुअल में मतलब उसमें क्या लिखा हुआ था? मतलब प्रभुपाद ने मतलब इतना स्ट्रगल किया उस बुक के लिए। आज भी तो पब्लिश होती है। हाँ, तो मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अगर आपको पता हमेशा हो अलग तो। अलग टॉपिक होता था। हाँ। हमेशा, जैसे कोई स्पिरिचुअल क्रिएटर होगा इंस्टाग्राम में, वो हर रील कुछ अलग स्पिरिचुअल टॉपिक पे बनाता है। वैसे प्रभुपाद 1950 में तो इंस्टाग्राम है नहीं ना, 1950 में हम्म। हर अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक पे। देखिए माता जी, हमने रीड किया है ये पार्ट, ये चीज़। प्रभुपाद जो भी करंट अफेयर्स में है, कोई पॉलिटिशियन ने अपने स्पीच में क्या बोला, उसको कोट करके शुरू करते थे, और फिर कैसे उस न्यूज़ से वो कुछ कृष्णा कॉन्शियस रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके वो करते थे। तो प्रचार ऐसे ही होता है, कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर गुरु एंड ओनली एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव मॉडर्न डे। And the art of connecting knowledge from the shastras with modern day current affair example, that shows how much you have really understood the shastra. माने अलग अलग टॉपिक्स होते थे और उसमें ना। आप आर्काइव में जाकर अभी भी बैक टू गॉड की वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं, उनके शुरू से लेके जो भी थे, आप अभी कंटेंट्स पढ़ जो भी थे। सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? तो अब कौन लिखता है बैक टू गॉड इट? प्रभुपाद के डिसाइपल्स लिखते हैं।
उसको परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद के मोड एंड मिशन में लिख रहे हैं, तो इट्स इक्वली गुड। मतलब हमने कभी किसी टेम्पल में शायद ये कहीं पर भी बुक स्टॉल में भी मतलब इतना ज्यादा कौन से जैसे अभी टेम्पल में नहीं मिला? वृंदावन कौन से टेम्पल में? नहीं, नहीं हो सकता है हमें खुद को ही ठीक से अवेयरनेस नहीं हो, इसलिए हमने हाँ, कभी कोई क्वेरी नहीं करी, ये बात भी थी, यही सही है शायद। आप कभी मतलब हर पूछ जगह लीजिएगा। आते हैं तो भगवत गीता और भागवतम और चैतन्य चरितमृत ही ज्यादा हमने देखा है मतलब। हाँ, क्योंकि क्या है ना, अगर आप वो पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है। आप इनडायरेक्टली प्रभुपाद बुक्स पढ़ने से मतलब है, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। हम्म। नहीं, बस मुझे ये जानना था कि उन्होंने जिस बुक के लिए इतना स्ट्रगल, इतने साल तक स्ट्रगल किया, तो उसमें मतलब ऐसे क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या लिखा हुआ है उन्होंने, बस यही बात थी। ठीक पढ़ है, आपने सकते हैं बता आप दिया। इंटरनेट में। जी, ठीक है। एनी थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? प्रभुपाद का तो एक्चुअली उनको गीता भागवतम और चैतन्य चरितमृत हिंदी में पब्लिश करना था। ये तो वो इसलिए करे ताकि थोड़ा फंड्स रेज कर सके, और जो बड़ा बड़ा बुक्स में लिखा है, मोटे मोटे बुक्स में, उसको छोटा छोटा करके लोगों तक बांट सके, राइट? जैसे डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं देखेगा लेकिन रील सब देख लेगा, वही प्रभुपाद कर रहे हैं, और इसी बीच में उनको थोड़ा फंड्स रेज हो जाएगा, राइट? तो एनी अदर क्वेश्चंस? चैतन्य चरितमृत तो प्रभु जी मतलब क्या बोलते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने शायद बहुत साल पहले ही बंगाली में लिख दिया होगा। तो 500 साल प्रभुपाद पहले। इसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन करना चाह रहे थे मतलब ना। हाँ, कर रहे थे, और अपना पर्पस भी उसमें ऐड करते हैं कुछ कुछ। मैंने ओरिजिनली तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ही लिखा है ना हाँ जी। चैतन्य चरितमृत। यस, हाँ, ही इज रिटन। राइटर तो वही है ना, जब वो 90 इयर्स के शायद हो गए थे उसके बाद लिखा उन्होंने शायद जी ना। जी, उन्होंने लाइव देखा है ये सारी लीला, इसलिए उन्होंने लिखा। जैसे वेद व्यास ने लाइव देखा महाभारत, तो वो लिख पाए। ठीक है। हम्म। सो ठीक है, थैंक यू। आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ, आप लोग सब इतने समय से, 2 महीने से, क्या आप लोग के रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ा रात रात को ये सेशंस प्रभुपाद का सुन के? मेरी सुबह मदर ने नींद बोला लग था आप सबको इंस्ट्रक्ट करने फर्स्ट क्लास में कि यू कैन टेक दिस सेशन इन अ वे कि 9:30 बजे जब ये खत्म होता है 9:45 पे, तो इमीडिएटली आप लोग सो जाइए और कुछ मत करिए। सो यू आर स्लीपिंग बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा इन अ वे। यू रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड हिज devotee आर नॉट डिफरेंट। In fact, remembering his devotee is even greater. Krishna will become more happy. The point is to sleep, कि आप not wander around. So your subconscious mind, the last thing you did before going to bed, hearing about the Lord. तो मैंने इसलिए आपको नहीं बोला क्योंकि मैं खुद ही पहले इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ना। जब तक खुद नहीं कर रहा हूँ आपको कैसे बोलूँ करना? तो कोई है जो ऐसा करता है, जिसको नींद आ जाता है 10 बजे तक? कोई इंसान है हम निशाचरों के बीच में? हाँ, मैं सोती हूँ प्रभु, लेकिन मैं अगर राउंड्स बचे होते तो चैंटिंग कर कर सोती हूँ। ओके। मैं तो प्रभु जी चाहती है घर पे 11 बजे, और मेरी बेटी की क्लास खत्म होती है 11 बजे तो राइट राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई शेयर करना चाहेगा उनको कुछ पर्सनली डिफरेंट फील हुआ इन सेशंस को करके, या बस रात को एक और कहानी, एक और किस्सा, एक और गॉसिप, और क्या स्ट्रगल हो रहा है प्रभुपाद के लाइफ में, और मिर्च मसाला कुछ मिल जाए? नहीं, मेरे मन में तो ये है कि मतलब मेरा मन में प्रभुपाद के लिए बहुत रेस्पेक्ट बहुत बढ़ गया। पहले मुझे बहुत ज्यादा मतलब था रेस्पेक्ट, लेकिन उतना आइडिया नहीं था उनकी लाइफ के बारे में। तो ये बुक पढ़ने से उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, तो मैं हर चीज को मैं थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ, उसकी वैल्यू समझ पा रही हूँ। इवन चाहे वो हमारे हाथ में कोई ग्रंथ भी होता है ना, तो वो कोई ग्रंथ हाथ में आने से मुझे ये याद आता है कि एक एक पेज के लिए प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया है, और हम उन बुक्स को मतलब इतना लाइटली ले रहे हैं, मतलब हाँ बहुत हाँ, लाइटली अभी ले आप रहे हैं लोग शायद। अपने इमोशंस के कंट्रोल करिए, बहुत हाँ, स्ट्रगल देखना बाकी है, 9 चैप्टर हुए अभी बस, अभी अभी रोना तो बस बाकी है। अमेजोन से ऑर्डर किया और जो बुक चाहिए तुरंत घर पे आ और हाँ, जाता है, तो बाय द वे वो सेशन ओवर हो गया, हाँ, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, गुड नाइट। ये तो मैं क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम, अभी माता जी बहुत कुछ बाकी है, बट हाँ। सो ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुआ है कि हमको, ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद के बारे में अब थोड़ा बहुत जानने को मिल रहा है, तो और रेस्पेक्ट बढ़ गया। इसी पर्पस के लिए बायोग्राफी लिखी गई है, और इसी पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा कोई पर्पस नहीं है। आप में से कौन कौन था जो एकदम सेशन नंबर 1 पे था, मतलब 9 सितंबर को सेशन 1 किस किसने अटेंड किया था? उस दिन हमने बुक को खोला नहीं था, उस दिन हमने एक इंट्रोडक्शन किया था। उस दिन मैंने बोला था, दिखाया था लिख के आपके सामने, कि आपको ऐसा अप्रोच रखना है जब ये बुक पढ़ो कि आई एम रीडिंग अबाउट दैट मैन हु हैज चेंज्ड माई लाइफ, राइट? तो बैकग्राउंड पता चलने से रेस्पेक्ट बढ़ जाता है।
जी प्रभु। right? So anyone else wants to say anything? प्रभु सेम कविता माता जी की जैसे पहले मुझे थोड़ा सा भी मतलब बहुत कम ही नॉलेज था प्रभुपाद जी के बारे में, और ये क्लास करने के बाद मुझे काफी पता चला। और हम जो गीता क्लास करते हैं तो उसका भी अभी उसका उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ा और काफी वैल्यू पता चला। तो आप कौन सा गीता क्लास करते हो? आपके गीता आप तो क्लास कैसे कृष्णा क्लास करते हैं? करते हो। नहीं, मैं भागवत क्लास भी करती हूँ। ओके, थैंक यू, हाँ, यू आर कृष्ण राइट। इससे हम कुछ लोग, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हम लोग प्रभुपाद के मूड और मिशन से फेमिलियर होते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो उससे पता चलता है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट। वो उनका लाइफस्टाइल देखकर पता चलता है कि उनका बुक में लिखा हुआ मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है। दैट्स आल्सो राइट। और मुझे प्रभु जी एक चीज बहुत ज्यादा बढ़िया और ज्यादा टचिंग लगी कि मतलब बाकी हम जितने भी दूसरे मतलब हमारे सोसाइटी में बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारे पुजारी हैं, बहुत सारे महाराज है, लेकिन किसी ने भी बुक्स के लिए, बुक्स की प्रिंटिंग के लिए और ग्रंथ के लिए इतना ज्यादा प्रभुपाद के जितना शायद प्रयास किसी और ने नहीं किया है। मतलब कि उन्होंने जितनी चेष्टा कौन करी से है हमारे टेम्पल की बात कर रहे ग्रंथों हैं आप? के लिए। नहीं, और भी तो बहुत सारे टेम्पल है ना, मतलब अच्छा, मैं अलग इस्कॉन की बात संस्थाओं की नहीं कर बात रही कर रहे हैं। हाँ, हूँ, हाँ, अलग अलग संस्थाओं की बात हाँ, कर रही हाँ। हूँ। तो उन्होंने मतलब ग्रंथों का जो महत्व है ना, वो मुझे लग रहा है कि हमने प्रभुपाद जी से ही सीखा है। मतलब ग्रंथों का महत्व क्या होता है, मतलब ऐसा है ना माता जी बाकी कि सब अगर हम जैसे। लोग ज्यादा सीख लेंगे ना तो फिर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना प्रीस्टली क्लास पे। जी जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे डेटी वर्शिप सबको करना चाहिए। कृष्णा ने द्वारका बनाया तो द्वारका में हर व्यक्ति के घर में विष्णु डेटी था। कृष्णा ने उस सिटी को ऐसे इंस्टॉल किया था। तो क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि बड़ा मंदिर होना एक अच्छी बात है लेकिन सबके घर में भी विग्रह होने चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो यही बोल रहे थे लेकिन एवरीबॉडी वांटेड टू किल हिम। व्हाई? बिकॉज अगर घर घर में पूजा होगा तो ब्राह्मण के पास जाके तुम लोग पूजा क्यों करवाएगा? और ब्राह्मण से पूजा नहीं करेगा तो दक्षिणा नहीं देगा ना, तो पॉकेट भारी कैसे होगा हम लोग का, राइट? सो ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज बैगिंग, भीख मांगने का एक क्लासफुल तरीका, राइट? सो हाँ, ये सारी चीजें है, प्रचार करना बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट जस्ट भी, अभी जैसे हमारे यहाँ पर इतने बड़े वो आए हैं, आए हुए थे एक वृंदावन से जी। कथाकार। तो उनको हम एक हम्म। यहाँ के बहुत फेमस मंदिर में लेकर गए थे। और वहां पर ही कुड स्पॉट कि अरे ये तो मंत्र गलत बोल रहा है, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा है। अरे राम को मरा बोल दोगे तो चलेगा क्या? डॉग को गॉड बोल दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो फिर वो कुछ नहीं बोले, उन वहां के लोग को वो आ गए और हमको बता रहे थे। तो यही हालत है हम लोगों की, राइट? सो इसीलिए मैंने एक बार बोला था कि व्हेन वी सिट फॉर अ वेडिंग फॉर एग्जांपल, तो इट इज द पुजारीज जो भी करा रहा है शादी, वो पंडित का हेडेक है, वो पंडित का है कि वो कैसे संभालेगा। इट इज हिज ड्यूटी कि हस्बैंड वाइफ जो होने वाले हैं उनको समझ में आना चाहिए वो मंत्र का मीनिंग। एक्चुअली वही पर्पज होता है, वो ऐसे हवा में बोलने के लिए मंत्र नहीं है, बट उनको चाय पीने से फुर्सत कहाँ है, राइट? ठीक है, ठीक है जी, इनफ फॉर टुनाइट, विल मीट टुमारो। कल एकादशी है, आई वुड एनकरेज अगर आप कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू।